Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. In the last lecture we have studied about the Kepler's law. In the today's lecture we will study about the Newton's law of gravitation. So let's start with the lecture. So Newton's universal law of gravitation, what exactly it states? That according to this law, every object in the universe attracts every other object with a definite force. ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे को हम ग्रेविटेशन कहते हैं. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है. नाउ जो इस स्टेटमेंट में लिखा है वो हम एक मैथमेटिकल टर्म में लिखने का ट्राई करते हैं. सो लेट्स राइट दिस. ओके, सो स्टेटमेंट क्या कह रहा था? दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि पहले मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालना होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. किसके मासेस? वो जो ऑब्जेक्ट है उसके मासेस. फॉर एग्जांपल समझ लो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट. सो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट. उसी फोर्स को हम F लिखते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी ये जो ऑब्जेक्ट है A और ये जो ऑब्जेक्ट है B, इन दोनों का एक कोई तो पर्टिकुलर मास होगा, राइट, जिसे हम m1 लिखेंगे एंड m2 लिखेंगे, राइट. और हमें ये तो पता ही है कि जो भी ग्रेविटेशन जनरेट होता है वो सेंटर से जनरेट होता है. ओके, ये A का सेंटर और ये B का सेंटर. अभी इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उससे हम कहेंगे D फॉर डिस्टेंस, राइट. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने क्या कहा? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. तो देखो, ये है हमारा m1, ये है हमारा m2. इन दोनों का क्या लेना है? हमें प्रोडक्ट लेना है. सो वी विल राइट m1 इंटू m2, राइट. बिकॉज क्या कहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है दोनों सामने सामने आ जाएंगे. देखो, ये भी F भी सामने है और m1 m2 भी सामने है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस प्रेजेंट इन बिटवीन देम. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? D है डिस्टेंस. देखो यहाँ पे लिखा है D डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. जो स्टेटमेंट पीछे था, राइट, देखो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, हमने लिख दिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट में लिखा था वही हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला की तरह लिख दिया, राइट. अभी देखो, जो सामने सामने टर्म्स होते हैं दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड जो अपॉन में टर्म होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अभी अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मुझे हटाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन डाल देंगे, बट उसके साथ हमें एक प्रॉपर कांस्टेंट भी डालना होगा, राइट. याद करो केपलर्स लॉ, उसमें हमने k कांस्टेंट डाला था, k फॉर केपलर. बट यहाँ पे हम k यूज नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट आएगा. हर एक जगह पे अलग अलग कांस्टेंट आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, देन आई विल राइट F, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज इक्वल्स टू, देखो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया. अभी यहाँ पे मुझे कांस्टेंट डालना होगा जिसे हम लिखते हैं कैपिटल G. ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट. एंड जो
बाकी का फॉर्मूला है वो एज इट इज़ आ जाएगा, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। अभी ये जो g है इसका एक नाम है, उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक कांस्टेंट ही है, ऑलराइट। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो F इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला एज आई सेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर समझो जो हमने कल प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं f का वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये जो मेरा f है अगर मैं उसका वैल्यू बढ़ाता हूँ तो मेरा अल्टीमेटली m1 m2 का भी वैल्यू बढ़ेगा, राइट। जो दोनों टर्म्स सामने सामने होते हैं, अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, और एक का वैल्यू कम होगा तो दूसरे का भी कम होगा, राइट। एंड जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो भी अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, अगर f का वैल्यू बढ़ेगा तो d का वैल्यू कम होगा और अगर d का वैल्यू बढ़ेगा तो f का वैल्यू कम होगा, बिकॉज दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखो f एंड डी स्क्वायर ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक का वैल्यू बढ़ेगा दूसरे का कम होगा। एंड f एंड m1 m2 ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर f का वैल्यू बढ़ेगा तो m1 m2 का भी वैल्यू बढ़ेगा, और अगर m1 m2 का वैल्यू बढ़ेगा तो f का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। अभी इस g का हमें यूनिट निकालना है, तो हम देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे टर्म्स है उनके यूनिट देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। ये F यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। देन ये जो m1 एंड m2 है ये क्या है, मास है, मास हम हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस होता है वो हम मीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। फोर्स न्यूटन में मेजर होता है, मास किलोग्राम में मेजर होता है, एंड डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है, ठीक है। अभी हम देखो जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूनिट, सॉरी जी का यूनिट हम देखो कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। इस जी को हम हाथ नहीं लगाएंगे, जी को यहीं पे रखेंगे। ये जो डी स्क्वायर है इसे मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, ओके। तो देखो ये जो मेरा एफ पहले से था, ठीक है, इसके साथ क्या आ गया, डी स्क्वायर आ गया, राइट। और ये जो m1 m2 है वो नीचे चले आएंगे, राइट। और ये बनेगा हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। हमने जस्ट थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, जी को हमने हाथ नहीं लगाया, एफ था वहीं पे था, जो डी स्क्वायर था उसे हम ऊपर लेके गए, एंड जो m1 m2 था उसे हमने नीचे ले लिया। सो एज वी सेड अर्लियर दैट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, एंड m1 m2 दैट इज मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो अगर मैं इसे यूनिट वाइज लिख दूँ तो आएगा न्यूटन इनटू डी का है मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 का भी kg रहेगा तो kg स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। अगर इसे हम दो टाइप से लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये सबसे पहले हम लिख सकते हैं, ये देखो ये पहला। और दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं दैट न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg रेज टू -2, ठीक है। दो तरीके से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर,
एंड दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। देखो सेकेंड में क्या किया है, ये जो kg नीचे था इसे मैं ऊपर लेके गया, तो अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, सो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, आपका मार्क्स नहीं जाएगा। ओके, सो ये हमने कैलकुलेट कर दिया न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ सपोज आप यहाँ पे खड़े हो अर्थ पे, यह है आपका अर्थ, एंड आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, सो सपोज आपने एक नीचे से स्टोन उठा लिया और आपने ऊपर फेंका वर्टिकल डायरेक्शन में। राइट, तो वो जो स्टोन था ऊपर ऊपर जाएगा, थोड़े टाइम के बाद वो फिर से नीचे आने लगेगा। ऐसा क्यों नीचे आने लगेगा? बिकॉज हमने क्या देखा था कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट्स है उस पर। ठीक है, जैसे कि हमने वो स्टोन लिया, आपने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स के साथ उसने आपने ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फेंका उसे। राइट, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा था बट आपने स्टोन ऊपर की तरफ फेंका। ओके, आपने अपोजिट फोर्स लगाया। ओके, तो आपने एक बार ही अपोजिट फोर्स लगाया, देयरफॉर दैट स्टोन विल गो अपवर्ड्स। स्टार्टिंग में उसका जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज आपने वो फेंका है फोर्स से। सो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, बट आपने फोर्स एक बार ही लगाया, बट जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, वो तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा। राइट, तो उस स्टोन को अर्थ अपनी तरफ कॉन्स्टेंटली पुल करता है। तो जैसे ही आपने फेंका तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था, उसके बाद वेलोसिटी थोड़ा सा कम हुआ, एंड एक पॉइंट ऐसे आएगा कि उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आपका फोर्स खत्म हो गया। आपने जितना अपोज करना था उतना अर्थ के ग्रेविटेशन को अपोज कर लिया, अभी यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट अर्थ विल स्टार्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से ही था, बट इसे आपका फोर्स काउंटर कर रहा था, बट यहाँ पे आपका फोर्स हो गया नल। यहाँ से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसे नीचे खींच लेगा। ठीक है, एंड वो जो स्टोन है वो फिर से आके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप घर के बाहर जाके इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बस किसी का विंडो मत फोड़ देना। ओके, सो आपने सबसे पहले वो जो स्टोन ऊपर फेंका वो ऊपर 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 जाएगा और एक पॉइंट ऐसे आएगा कि उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके सेंटर से जनरेट होता है। ठीक है, उसके सेंटर पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, सो जैसे ही वो स्टोन है वो ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से आके नीचे ही गिरेगा, कोई भी स्लांट नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा वो, या फिर हॉरिजॉन्टल भी नहीं जाएगा, बिकॉज उसका जो अर्थ का सेंटर है वो कहाँ पे है? नीचे है। इसके लिए वो प्रॉपरली उसी डायरेक्शन में नीचे आएगा। ठीक है, नाउ कैसे होता है कि देखो हमने क्या देखा था कि सपोज ये एक स्टोन है और ये है हमारा अर्थ। तो हमने क्या देखा था, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि लाइक मैंने अगर स्टोन फेंका, ठीक है, तो अर्थ उस पे जाके गिर गया, ऐसे नहीं होगा। स्टोन आके ही अर्थ पे गिरेगा, अर्थ कभी उसके जगह से स्टोन के पास नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और स्टोन का मास उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ओके, सो अगर आप किसी अर्थ से बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आप फेंकते हो तो अर्थ उसके पास चला जाएगा, ना कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखो। स्टोन बहुत छोटा है, इसके लिए स्टोन ही अर्थ के पास वापस आएगा। देखो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, बट अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वो स्टोन अर्थ के पास आएगा, ना कि अर्थ स्टोन के पास चला जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं
नेक्स्ट इसे कहते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मून। सो मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है। ओके, ये तो हमें पहले से पता है। बट अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच सेंटर से एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मून भी आके सीधा अर्थ पे गिरना चाहिए था, बट ये क्यों नहीं गिरा मून? बिकॉज अर्थ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? मून जो है वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है, वो एवरी टाइम रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? याद करो लास्ट लेक्चर का सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो कभी आके अर्थ पे नहीं गिरेगा, ओके? अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो अर्थ पे आके नहीं गिरेगा। जैसे ही रिवॉल्यूशन रुक जाएगा वो सीधा आके अर्थ पे गिर जाएगा। अगर समझो मून ऐसे रिवॉल्व करे तो मून को अगर हमने अपने से हाथ से रोक दिया, तो अगर आपने रोक दिया तो वो जो मून है वो सीधा आके अर्थ पे गिर जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? यही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। जैसे ही हम देखो ऐसे रॉकेट जाता है ऊपर, फिर ऐसे टिल्ट होता है एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक प्रॉपर जर्क देता है, ठीक है? तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमने लगता है, ठीक है? अगर वो रिवॉल्व नहीं करेगा तो वो सीधा आगे अर्थ पे गिर जाएगा, ओके? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? जैसे हमने कल देखा था, जैसे मैं ऐसे स्टोन को मैं रिवॉल्व कर रहा था, स्टोन को ऐसे घुमा रहा था, तो वो एक सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा था, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे रोक दिया तो वो जो स्टोन था वो सीधा के अर्थ पे गिर जाएगा, ठीक है? यही कंसेप्ट यहीं पे भी होता है अर्थ एंड मून के चक्कर में। सो अगर मून का रिवॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा तो वो अपने आप अर्थ की तरफ आके अर्थ पे कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? सो इसे कहते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है? वो अपनी तरफ खींच लेता है अर्थ। तो देखो अर्थ मून के पास नहीं जाएगा, मून अर्थ के पास आएगा, बिकॉज अर्थ का मास मून के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो जिसका मास ज़्यादा उसी के पास वो चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, ऑलराइट? सो आपको याद रखना है, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तब तक इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जैसे ही इसका मून का सर्कुलर मोशन रुक जाएगा वो अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ऑलराइट? सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपका जो आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होते हैं, क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।